हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम कार्सिनोमा ऑफ लिवर यानी हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा को समझेंगे। क्या इसके कॉजेज हैं और कैसे होता है ये। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। HCC इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लिवर। इसका इंसिडेंस एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा होता है क्योंकि ये मेनली हेपेटाइटिस बी और सी के इन्फेक्शन का कॉम्प्लिकेशन ही होता है। ठीक है, तो लिवर के खुद का कैंसर हम बोलेंगे HCC, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। और मेटास्टेसिस फ्रॉम कोलोन स्टमक इज ऑल्सो कॉमन, हमने पहले ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। लेकिन हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में प्राइमरी लिवर कैंसर ही होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? रिस्क फैक्टर्स का इजी निमोनिक है चाइना। चाइना मतलब सिरोसिस। सिरोसिस एल्कोहलिक भी हो सकता है, पोस्ट हेपेटिक भी हो सकता है, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। हेपेटाइटिस, ये भी डिटेल में पढ़ा हुआ है। हेपेटाइटिस बी सी के क्रोनिक इन्फेक्शन से। आई इनबॉर्न एरर्स, हीमोक्रोमेटोसिस यानी कि आयरन डिपोजिशन की बॉडी में टेंडेंसी है और आयरन ओवरलोड में रहती है। विल्सन्स डिजीज, अल्फा 180 डेफिशिएंसी। ठीक है, एन से हमारा नाइट्रोसामाइंस, एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन इज टाइप ऑफ फंगस, मोल्डी ग्राउंड नट्स। और ए से हो गया एंड्रोजन, एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज। ये बहुत कॉमन है इंडिया के अंदर क्योंकि एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज बहुत हो रहा है और लोगों को इसके कॉम्प्लिकेशंस पता नहीं चलते। बाद में जब लिवर बिगड़ जाता है बिल्कुल ही, तब लोगों को पता चलता है। तो प्लीज डोंट टेक एनी एनाबॉलिक्स। पैथोजेनेसिस देख लेते हैं इसके। क्रोनिक इंजरी हुई, चाहे वो हेपेटाइटिस बी से हुई, चाहे हेपेटाइटिस सी से हुई या टॉक्सिन से हो गई, तो उससे क्या होता है? रिपीटेड नेक्रोसिस हो गई और रीजनरेशन भी चल रहा है। इसकी वजह से डीएनए में म्यूटेशन आ गया। अच्छा, एक ऐसे टाइम पर डीएनए में तो म्यूटेशन हो गया और एक हमारा एफ्लाटॉक्सिन आ गया फंगल में से निकल के, जिसने P3 जीन को म्यूटेशन कर दिया। P3 जीन क्या करता है? एक तरीके का चौकीदार होता है जो कैंसर, जो ट्यूमर की ग्रोथ को रोक के रखता है कि भाई तुम इससे ज्यादा अंदर नहीं जा सकते, तुम्हारी अब यही है। इट इज ए इनहिबिटर, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। और इसके म्यूटेशन हटते ही P3 जीन के अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है। और तीसरा क्या होता है? जो हेपेटाइटिस बी का था वायरस, वो डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है, तो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि जो हम सप्रेस कर रहे थे, सप्रेसेंट तो हमारा गायब हो गया, और जो ऑन्कोजीन को, प्रोटोन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर रहा है, वो प्रोसेस चालू हो गया। तो सडनली कार्सिनोमा फिर तो हो गई होगा। और क्योंकि ये डिफिकल्ट है तो मैंने इसके लिए इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और लिखी है आपके लिए, इसको पढ़ के आपको ये हमेशा याद हो जाएगा। आप ये सोचो, लिवर बार बार जल रहा है, ठीक है, नेक्रोसिस हो रही है उसमें, और बार बार वो हील होने की, उसको भरने की कोशिश कर रहा है रीजनरेशन के लिए। तो इस प्रोसेस में क्या है? डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं, ये गलती हो जाती है, तो उसमें म्यूटेशन हो जाता है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस अपना डीएनए लीवर के डीएनए में घुसा देता है, तो कंट्रोल जो होता है वो खराब हो जाता है। भाई ड्राइवर चेंज हो गया एक तरीके से। और एफ्लाटॉक्सिन जो हमारा निकलता है वो P53 जीन को तोड़ देता है नॉर्मली, जो ट्यूमर को रोक के रखता है, वो इनहिबिटर था। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि लिवर सेल्स अनकंट्रोलेबली बढ़ने लग जाते हैं, यानी वो कैंसर की तरफ चले जाते हैं। मॉर्फोलॉजी, ग्रॉस अगर मॉर्फोलॉजी देखें तो लिवर आपको एनलार्ज मिलेगा, येलो ग्रीनिश मिलेगा। एक सिंगल मास भी मिल सकता है, मल्टीपल नोड्यूल्स भी मिल सकते हैं और डिफ्यूजन इन्फिल्ट्रेटिंग भी मिल सकते हैं। ये तीनों ही पैटर्न इसमें मिल सकते हैं। बैकग्राउंड आपको हमेशा सिरोटिक मिलेगा। माइक्रोस्कोपी अगर आप करेंगे तो मैलिग्नेंट हेपेटोसाइट्स मिलेंगे आपको ट्रेबेकुलर, स्यूडोसिनार या सॉलिड पैटर्न में। कुछ नहीं है, ट्रेबेकुलर का मतलब वो कॉर्ड या रस्सी की तरह का पैटर्न बना लेंगे, स्यूडोसिनार यानी ग्लैंडुलर पैटर्न बना लेंगे, और सॉलिड यानी कि पूरा पैटर्न। ऐसे पैटर्न में आपको हेपेटोसाइट्स मिलेंगे। और बाइल प्रोडक्शन हो जाएगा आपको, बाइल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा ट्यूमर के अंदर। ये बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक क्लू होता है, इससे डॉक्टर्स पकड़ करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे? हेपेटोमेगाली मिलेगी, वेट लॉस मिलेगा, एनोरेक्सिया मिलेगा। ठीक है, पेन इन आरयू की, आरयू की मतलब राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन मिलता है। जॉन्डिस मिलेगा, एसाइटिस मिलेगा। एसाइटिस बहुत कॉमन है और हमने पढ़ा भी है कई बार, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स इसको याद नहीं रख पाते, तो आप इसको एपीसी निमोनिक बना लीजिए। यानी व्हाट इज एसाइटिस? इट इज द एबनॉर्मल accumulation, A for accumulation of fluid in the peritoneal cavity, peritoneal cavity यानी APC। ठीक है, या AFPC कर लीजिए, APC अभी सिंपली याद हो जाएंगे। तो ये चालू हो जाता है। और होता क्या है? सडन डेथ है अगर ट्यूमर रप्चर्स हो गई। मैं इसको बताऊं आपको क्या होता है। हेमोपेरिटोनियम, हेमोपेरिटोनियम एक ऐसी स्पेस होती है जिसके अंदर बहुत सारा ब्लड स्टोर हो सकता है। 5 लीटर तक का ब्लड स्टोर हो सकता है। तो मान लीजिए ट्यूमर
रप्चर हुआ तो ब्लीडिंग हुई, लेकिन ब्लीडिंग जाके स्टोर हो गई हीमोपेरिटोनियम पेरिटोनियम कैविटी में जाके वो स्टोर हो गई। तो आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन तो मिलेगा ही नहीं ब्लीडिंग का, देखने में पता ही नहीं चलेगा कि ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि खून कहीं से बाहर तो आ नहीं रहा, इंटरनल ब्लीडिंग हो ही जा रही है, तो इसमें डेथ हो जाती है। स्प्रेड अगर हम देखें उसका, तो वेस्कुलर इन्वेजन कॉमन होता है, यानी कि वेस्कुलर जो हमारा सिस्टम है उसमें पोर्टल वेन या हेपेटिक वेन में ये उसके द्वारा फैलता है और मेटास्टाइज करता है लंग्स, बोन्स, लिम्फ नोड्स पे, क्योंकि पोर्टल वेन आपको पता है सारा सर्कुलेशन बॉडी का वही मेंटेन करती है। कॉम्प्लिकेशंस, लिवर फेलियर, ठीक है। वेरिसियल ब्लीड क्यों होता है, क्योंकि इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, और पोर्टल वेन में अगर हाइपरटेंशन हो जाएगी तो अगर पहले तो वो इनलार्ज होगा, जो वेन्स होंगी उनका एबनॉर्मल इनलार्जमेंट होगा, एकदम एक्सेसिव बड़ी और तनी हुई मिलेंगी, और जैसे ही उनका क्या कहते हैं रप्चर हो गई वेन्स का, तो ब्लीडिंग आपकी चालू हो जाएगी, इसी को हम वेरिसियल ब्लीड कहते हैं। ट्यूमर रप्चर हमने पढ़ ही लिया, इंटरनल ब्लीडिंग होगी ट्यूमर रप्चर पे, क्योंकि ब्लड सारा पेरिटोनियम कैविटी में जाके स्टोर होता रहेगा और पता भी नहीं चलेगा कि ब्लीडिंग हो रही है। डायग्नोसिस क्या मिलेगा आपको, रेज्ड एएफपी अल्फा फीटोप्रोटीन, ये ट्यूमर मार्कर होता है, और P3 जीन के खराब होते ही, उसकी पिटाई लगते ही इस ये एकदम इंक्रीज मिलता है, तो इसी से डायग्नोस होता है। दूसरा यूएसजी, सीटी, एमआरआई, मतलब एमआरआई के बाद तो सब कुछ ही क्लियर हो जाता है, तो उससे निकाल सकते हैं, बायोप्सी से भी आप पता कर लेते हैं। प्रोग्नोसिस इसकी पुअर होती है, सर्वाइवल लेस देन 1 ईयर होती है आफ्टर डायग्नोसिस, यानी अनट्रीटेड अगर रहेगा ये हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा तो 1 साल के अंदर काम खत्म। एग्जाम क्योंकि आपको कुछ एमसीक्यू के पॉइंट्स हैं। सबसे कॉमन प्राइमरी लिवर ट्यूबर क्या होता है, एचसीसी। कॉमन लिवर ट्यूबर ओवरऑल मेटास्टेसिस, यानी कि वो फैल के आता है। रिस्क फैक्टर में आपको हमने देख लिया है, एचबीसी, एचसीवी, एफ्लोटॉक्सिन, सिरोसिस। ट्यूमर मार्कर हमारा एएफपी हो गया, अल्फा फीटोप्रोटीन। स्प्रेड होता है ब्लड में, क्योंकि लंग्स से ये सबसे पहले ज्यादा ही ऊपर, लिवर के ऊपर लंग्स ही होता है, तो वहीं फैलता है। आपने देखा होगा कि ये चैप्टर हमने कितने इजीली कर लिया, तो ये आपको इजी तभी लगेगा जब आप सीरीज में पढ़ते आएंगे। तो पुराने वीडियोस को देखिए, ये मत करिए कि पीवाईक्यू में आपने देखा कि एचसीसी पे क्वेश्चन आया तो आपने सीधे पीवाईक्यू देख लिया, क्योंकि देखिए मेरे को वीडियोस छोटी बनानी पड़ रही हैं, 7 से 8 मिनट से ज़्यादा स्टूडेंट्स देख नहीं पा रहे हैं वीडियोस को, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंदी, मतलब इन्फॉर्मेशन रिच है। तो अब 7 से 8 मिनट में मैं एक पूरा चैप्टर नहीं कर सकता, एक सब टॉपिक ही पढ़ाऊंगा, और सब कुछ लिंक करके पढ़ा रहे हैं जिससे कि ईजी समझ में आए। तो प्लीज़ पूरी सीरीज देखिएगा, तब आपको मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, इतने बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है उसकी टक्कर का कुछ है।